नमस्कार। हिंदी डिक्टेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज एक्सरसाइज नंबर 9, 10 और 11, 12 जहाँ तक होगा कंप्लीट किया जाएगा 10 मिनट के आसपास में। रेडी? आदरणीय महोदय, हमारे संविधान में समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, धन का समान वितरण एवं सामाजिक न्याय इत्यादि के लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। दूसरी ओर आज भी भारत जैसे विकासशील राष्ट्र के सामने गरीबी, भूखमरी, कुपोषण, बेकारी, निरक्षरता, बेरोजगारी जैसी समस्याएं गंभीर रूप से विद्यमान हैं। तब वहाँ इन संवैधानिक लक्ष्यों का महत्व और भी अधिक हो जाता है। इन चुनौतियों का सामना करने के लिए संवैधानिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आम जनता अपने प्रतिनिधि चुनकर संसद भेजती है। संसद जब इन गंभीर समस्याओं का समाधान करने के लिए कोई कानूनी कदम उठाती है और न्यायपालिका मौजूदा संवैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत अपनी समीक्षा शक्ति के बल पर इन कानूनों को अवैध घोषित कर देती है, तो उस समय बड़ी नाजुक स्थिति निर्मित हो जाती है। इस संबंध में अनुभव करने वाली बात यह है कि जब इस तरह के न्यायिक निर्णय देश के आर्थिक सामाजिक विकास में गतिरोध के रूप में साबित होने लगते हैं। हमारे देश की लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में जन निर्वाचित निकाय, संसद एवं विधानमंडल जन इच्छाओं को प्रतिबिंबित करते रहे हैं एवं जनमत तथा जनादेश के प्रति वचनबद्ध भी होते हैं। यहाँ प्रश्न उठता है कि जब जनाकांक्षाओं को प्रतिबिंबित करने वाली संसद द्वारा इन जनाकांक्षाओं की पूर्ति हेतु बनाए गए कानूनों को न्यायपालिका अवैध करार दे देती है, तब क्या न्यायपालिका की इस पुनरावलोकन शक्ति से जन इच्छाओं का अनादर नहीं होता है? क्या ऐसा करने का उसे अधिकार है? क्या न्यायपालिका की शक्ति जनशक्ति से ऊपर है? हमारी मौजूदा प्रजातांत्रिक व्यवस्था में जनता सर्वोच्च है अथवा न्यायपालिका? जब सारी शक्ति का विश्वास था कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में संसद जो कि जन निर्वाचित निकाय है, उसकी भूमिका प्रथम होनी चाहिए और न्यायपालिका की भूमिका गौण। राजनीतिक व्यवस्था और न्यायपालिका की व्यवस्था में संवैधानिक व्यवस्था करना संभव नहीं हो पाता है। इस बात पर हमको विचार करना चाहिए। सभाध्यक्ष जी, अब मैं छठवां प्रश्न जो शिक्षा विभाग के बारे में करना चाहता हूं, आपका ध्यान आकर्षित करते हुए निवेदन करता हूं कि पहाड़ी इलाकों में पढ़ाई की स्थिति यह है कि पाठशाला में बच्चों को छोटे छोटे कमरों में दरी पर बैठना पड़ता है। अनुभव यह है कि जहां पाठशाला है वहां अध्यापक नहीं है, जहां अध्यापक है वहां चौक नहीं है, जहां चौक है वहां डस्टर नहीं है, जहां चौक और डस्टर है वहां अध्यापक नहीं है। मैं चाहता हूं कि
पाठशालाओं में अध्यापक चौक, डस्टर, दरी की व्यवस्था की जाए। सभाध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र में प्राथमिक शिक्षा विद्यालय सन 1967 में संचालित किया गया। मैं कहना चाहता हूँ कि बच्चे प्राथमिक शिक्षा पास कर लेते हैं तो गांव में माध्यमिक शिक्षा विद्यालय नहीं है। उन्हें माध्यमिक स्तर की शिक्षा प्राप्त करने के लिए कम से कम 5 कोस की दूरी तय करनी पड़ती है। जब माध्यमिक शिक्षा पास कर लेते हैं तो गांव में उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नहीं है। उन्हें उच्चतर माध्यमिक स्तर की शिक्षा ग्रहण करने के लिए 10 मील की दूरी तय करनी पड़ती है। मैं विश्वास दिलाता हूं कि यहाँ की आबादी करीब करीब 6,000 है। यहाँ पर माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खोलने की मांग काफी समय से चल रही है, किंतु आज दिनांक तक माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की स्थापना नहीं हुई है, जिसके कारण शैक्षणिक विकास पूरी तरह से सीमित होता जा रहा है। मैं इस ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। उप सभाध्यक्ष महोदय, अब मैं 7वें प्रश्न पर आना चाहता हूं। मेरे लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत ट्रांसफार्मर अधिक मात्रा में जल रहे हैं। जले हुए ट्रांसफार्मर की समय सीमा में मरम्मत न होने से किसानों की सिंचाई समय पर न होने से फसल खराब हो रही है। जनप्रतिनिधियों द्वारा अतिरिक्त ट्रांसफार्मर की मांग समय समय पर की जाती रही है, लेकिन क्षेत्र में स्थापित ट्रांसफार्मरों के उन्नयन के प्रस्ताव पर कार्यवाही नहीं हुई है। प्रस्ताव पर कार्यवाही नहीं होने के कारण पर्याप्त विद्युत संचालन शक्ति के अभाव में विद्युत उपकरण जल रहे हैं। आज भी अपने देश के राजनेताओं की विशेषता कहें या उनकी विवशता या राजनीतिक कलाबाजी या फिर सुर्खियों में बने रहने की इच्छा कि वे विवादित बयान देने में पीछे नहीं रहना चाहते। यह अलग बात है कि बाद में क्षमा मांगना पड़े। लोकसभा में बहुमत होने के बावजूद सरकार को कई मुद्दों पर पीछे हटना पड़ता है। इस बात से साफ प्रतीत होता है कि किसी भी अच्छे लोकतंत्र में विपक्ष का होना कितना जरूरी है, लेकिन कई बार यही विपक्ष अपने विरोध के अधिकार का गलत फायदा उठाने का प्रयास करने लगता है और सिर्फ विरोध के लिए विरोध करने लगता है। पार्टी का वैचारिक पक्ष यहाँ आकर थोड़ा कमजोर नजर आने लगता है। सांप्रदायिकता के बारे में प्रधानमंत्री जी ने खुद कहा है कि हम किसी तरह की सांप्रदायिक घटना सहन नहीं करेंगे। इस मामले में विपक्षी दल हर मुद्दे पर सरकार के ऊपर भारी पड़ रहा है। आजकल भ्रष्टाचार पर बड़ा हो हल्ला मचा हुआ है। आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। एक पार्टी दूसरी पार्टी पर
आरोप लगा रही है। एक इंसान दूसरे इंसान को भ्रष्टाचारी मान रहा है। एक संगठन दूसरे संगठन पर अनियमितता के आरोप लगाता है। वास्तव में देखा जाए तो हर व्यक्ति दूसरे के ऊपर लगी कालिख को देख रहा है और उंगली उठाता है, किंतु अपने चेहरे पर लगी कालिख देखने की फुर्सत उसको नहीं मिल पाती है। वह दर्पण को झुठलाता है और तोड़ देता है। इस तरह भ्रष्टाचार दूर करने की सारी कार्यवाही सतही बन जाती है। इस प्रकार तो भ्रष्टाचार कभी भी दूर नहीं हो सकता है, न इस बात की उम्मीद की जा सकती है। भ्रष्टाचार नष्ट करने के लिए, भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए, भ्रष्टाचार मिटाने के लिए पहली शर्त चारित्रिक सुधार हो सकता है। लेकिन इस ओर हम ध्यान नहीं दे रहे हैं। यह समझने के लिए पर्याप्त होगा कि सामाजिक जीवन में बिना चरित्र बल के भ्रष्टाचार दूर नहीं हो सकता है। यह सत्य है, आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का अपने और अपने परिवार के लिए संग्रहण करना भ्रष्टाचार ही होता है। उम्मीद करता हूं डिक्टेशन आपने बहुत अच्छा लिखा होगा। जो वर्ड्स आपसे छूट गए हैं या आप सही से उस समय नहीं सुन पाए हैं, ठीक, उनको देखिए, ढूंढ लीजिए और आउटलाइंस उसकी खूब बनाकर प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक, जिन लोगों का सब कुछ बहुत बढ़िया लिखा है इस स्पीड में, उनके लिए एक टास्क है कि अब आप जो है उस मैटर को कायदे से रीड करिए और यदि आपके पास समय है तो उसको टाइप भी करिए। ठीक, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक कर सकते हैं, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखा जाएगा। ठीक, बस आप लोग अपना सपोर्ट जारी रखिए। दैट्स ऑल, थैंक यू।